नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स का आपके सामने मैं मॉडल पेपर शानदार तरीके से प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक प्रश्न को आपको मैं पूरी बेसिक तरीके से सरल भाषा में समझाऊंगा। एक एक प्रश्न आपका माइंड में फिट हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, बस अब वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, और बाबू आपका क्लास 2 दिन से नहीं आ रहा था, किसी प्रॉब्लम की वजह से आपका क्लास हम नहीं ले रहे थे, मगर आज से आपके साथ हम कंटिन्यू हैं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए, इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए, पहले आप ये समझिए कि सम संख्या हम किसे कहते हैं, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और कहा है दो क्रमिक, क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार, यानी कि दो लगातार सम संख्याओं का आपका एचसीएफ क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, दो जो हमारा है ये सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जा रहा है, और यहाँ पर कहा है कि दो क्रमिक सम संख्या, तो 2 के बाद जो हमारा सम संख्या होता है वो 4 होता है। ठीक है, और अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो एचसीएफ लगाइएगा तो यहाँ से कितना टाइम में लगेगा, 2 टाइम में, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। क्योंकि एचसीएफ जो हमारा इसका होगा ये वाला हमारा एचसीएफ होता है, तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम 2 और 4 लिए हैं, आप यहाँ पे 4 और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी जो हमारा दो क्रमिक सम संख्या ही 4 और 6 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 45 तथा 60 का मासा है। देखिए, इस प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि 45 तथा 60 का मासा, यानी कि 45 और 60 को आपको यहाँ से मासा निकालना है। ठीक है, तो देखिए मासा निकालते हैं। 45 यहाँ पे लिख लीजिए, और यहाँ पे कितना 60। अब यहाँ से लगाइएगा तो कितना, एक टाइम में लगेगा, तो एक टाइम में यहाँ पर कितना 45 आ जाएगा, और यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से कितना उतर जाएगा आगे, यहाँ पे 45 उतरेगा, है ना, यहाँ से कितना 15 तिया के 45, 3 टाइम लगाइएगा तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें एचसीएफ जो होगा ये 15 जो है ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है, यानी कि 45 और 60 का हमारा मासा कितना आ गया, 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक साल आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पूछा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनका संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा और उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो जो संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको यहाँ उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी प्रश्न को उल्टा तरह इस तरह से भी पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो जब क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका वर्गमूल कर दीजिएगा तो उसका जो होगा भुजा का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरह से आपको इस तरह इसको याद रखना है। देखिए अब देखते हैं हम चौथा नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि यदि 4,5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है। देखिए पहले इसमें आप ये समझिए कि जो हमारा माध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो माध्य बराबर जो फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटा में होता है कुल पदों की संख्या। तो देखिए माध्य हमारे यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, माध्य 7 यहाँ माध्य दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 7 लिख लिए, और इसके माध्य बराबर जो होता है कुल पदों का योग। तो पद हमारे यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पे कुल पदों का हम योग कर लेते हैं, 4 है, 5 है, फिर 9 है, इसके बाद 11 है, और यहाँ पे x भी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। ठीक है, ये हम क्या कर लिए, कुल पदों का योग कर लिए। ठीक है, अब बट्टा में क्या रहता है कि कुल पदों की संख्या हमको बट्टा में करना है, तो कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो यहाँ पे हम 5 बट्टा में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
जो फार्मूला होता है माध्य बराबर, हमारा बाबू उसको ध्यान में रखिएगा कि माध्य बराबर जो फार्मूला होता है वो कुल पदों का योग और बटा में होता है कुल पदों की संख्या। तो बस हम वही किए हैं, कुल पदों का योग कर दिया, बटा में हम कुल पदों की संख्या से भागा दे दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 5 को अगर बराबर को इस साइड ले लाएंगे तो गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 पचे के 35 हो जाएगा। और यहाँ पे बराबर में देखिए यहाँ पे 4 प्लस 5 इसी तरह से लिख चलेंगे, 9 लिख लेंगे, यहाँ पे 11 लिख लेंगे और प्लस में यहाँ पे x लिख लेंगे। अब इतना बच गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि x का मान निकालना है, तो यहाँ पे 35 लिख लेते हैं इसी तरह से। अब सबको जोड़िए, तो यहाँ पर 4 और 5 9 और 9 18 हो जाएगा, और 18 और यहाँ पर 21 11 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब प्लस में यहाँ पे एक सम इसी तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 29 को इस साइड भेजेंगे, यानी क्या यहाँ से आप कीजिएगा 35 अब माइनस कितना हो जाएगा 29 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा x बराबर जो निकल के आएगा वो यहाँ पर 35 माइनस 29 की जगह कितना आ जाएगा 6, यानी कि x बराबर हमारे यहाँ से कितना आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको हम और फिर से बता देते हैं कि माध्य बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग और बटा में जो होता है कुल पदों की संख्या। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, cos 60 डिग्री प्लस 1 बाई में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्न में से कौन होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको सोल्व करेंगे। पहले ये बताइए कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे। अब प्लस इसमें 1 है तो प्लस यहाँ पे 1 लिख लिए, और इसके बाद बाई यानी कि बटा देना है, तो यहाँ पे हम बटा दे दिए। अब देखिए फिर से यहाँ से cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। अब -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दिए। अब इसका आगे प्रोसेस करते हैं, इसको जोड़ लीजिएगा 1/2 प्लस में 1 को इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/2 -1 कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसको यहाँ पर कितना था 3/2 था। अब इसको यहाँ से -1/2 को यहाँ से पलटेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जो नीचे में 2 लिखा हुआ था ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ ऊपर में जो -1 लिखा हुआ था वो नीचे चला आएगा, यानी कि यहाँ पर हम -2/1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या हमारा -3 बचा। ठीक है, यानी हमारा इसका राइट आंसर जो होगा -3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, 2 sin 38 डिग्री बाई में cos 52 डिग्री का मान है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 sin 38 डिग्री लिखा हुआ है, sin 38 डिग्री, अब बटा में कितना लिखा हुआ है cos 52 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से। और sin 38 डिग्री को क्या हम sin 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हम 90 में से 52 के घटाएंगे तो कितना 38 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बट्टा में कितना लिखा हुआ था, बट्टा में cos 52 डिग्री लिखा हुआ था, तो cos 52 डिग्री हम इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है cos थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पर केवल कितना लिखा हुआ है 52 डिग्री, तो यहाँ पर हम 52 डिग्री लिख लेंगे। तो यहाँ पर sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और थीटा के ऊपर कितना है यहाँ पे 52 डिग्री, तो यहाँ पर हम 52 डिग्री लिख लेते हैं। अब देखिए बाई में हमको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, तो बाई में लिखा हुआ था cos कितना 52 डिग्री, तो यहाँ पर 52 डिग्री उसी तरह से लिख लेंगे, और cos 52 डिग्री दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको बचा केवल क्या 2, यानी कि हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर पूछा इसमें कि 3 + √3 माइनस √3 निम्न में से कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, बी में लिखा हुआ है परिमेय संख्या, और सी में लिखा हुआ है दोनों, और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आइए इसको हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, माइनस √3 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस √3 और माइनस √3 को दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल हमारा 3 बचेगा। ठीक है, और 3 जो हमारा है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं।
8 नंबर, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। देखिए पूछा है कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं आपको बताते हैं। 100 लिख लिए और यहाँ सब लगाइए, 2 टाइम यहाँ से लगाइए तो कितना 50 यहाँ पे आ जाएगा। अगर कितना मर्त में लगाएंगे, अगर फिर से हम 2 मर्त में लगाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर कितना से लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो 5 बचे 25 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 × 2 और यहाँ पर इंटू में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि 2 के पावर हम 2 लिख सकते हैं और यहाँ देखिए 5 × 5 है तो यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछा गया था कि 100 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 2 होगा और 5 के पावर 2 होगा हमारा 100 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें पूछा गया आपसे कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनुपात, बी में लिखा हुआ है गुणांक, सी में लिखा हुआ है समानुपात और डी में लिखा हुआ है सार्व अंतर। तो देखिए आपको बताना है यहाँ से कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सार्व अंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो T2 - T1 होता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर वाला जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ठीक है, T2 जो हमारा हो गया दूसरा पद हो गया और T1 जो होगा हमारा पहला पद हो गया। इसको आपको याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें पूछा गया है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो a का मान है। देखिए इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है बाबू, एक फार्मूला होता है, ये आपको याद कर लेना होगा कि पहली संख्या और गुणे में होता है दूसरी संख्या। ठीक है, और बराबर में जो हमारा होता है लसा। ठीक है, बराबर में क्या होता है लसा और यहाँ से गुना में जो होता है वो क्या होता है मसा होता है। ठीक है, मसा होता है। ठीक, इसको आपको याद कर लेना है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या इक्वल टू में लसा गुने मसा। तो देखिए हमारा मान लेते हैं कि पहली संख्या जो हमारा है इसमें a है। ठीक है, तो पहली संख्या की जगह पर हम a लिख लेते हैं और मानते हैं कि दूसरी संख्या जो हमारा है ये 18 है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या की जगह पर 18 लिख लेते हैं। अब देखिए लसा तो आपको दिल है ये 36, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए। लीजिए अब यहाँ मसा कितना दिया हुआ 2, तो बस मसा 2 लिख दीजिए, कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ से कटाइए तो यहाँ पर 18 दूनी के 36, 2 टाइम में कट जाएगा। अब a बराबर यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि a बराबर हमको यहाँ से निकल जाएगा 2 दूनी के कितना हो गया 4, a बराबर हमको यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें पूछा गया है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भुज, और बी में लिखा हुआ है कोटि, और सी में लिखा हुआ है मूल बिंदु, और डी में लिखा हुआ है कोई नहीं। तो आपको यहाँ से बताना है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को हम बाबू भुज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे प्रश्न पूछ दे कि बाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए ऑप्शन सी में लिखा है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का जो हमारा निर्देशांक होता है वो कितना होता है, तो 0,0 होता है। ये आपको याद रखना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 6 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। देखिए इस प्रश्न में आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो पहले ये आप समझिए कि जो वृत्त का हमारा वृत्त हमारा इस तरह से होता है, और वृत्त का जो हमारा परिमिति होता है वो क्या होता है 2πr होता है। ठीक है, पर आपसे प्रश्न पूछा गया इसमें कि अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा, तो अर्धवृत्त यहाँ से बना लेते हैं। देखिए ये हमारा अर्धवृत्त है, इस तरह से मान लेते हैं कि हमारा जो है अर्धवृत्त है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ से कुल परिमिति जो होता है वृत्त का वो 2πr होता है। तो इसका अगर जो हम अर्धवृत्त का निकालते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, बटा 2 करना पड़ेगा। तो बटा 2 करेंगे तो इससे क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि πr बचा। तो πr जो हुआ बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला हुआ ये हमारा यहाँ से होगा πr हुआ। ठीक है, मगर देखिए
यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस होता है और एक रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेडियस है, यानी कि हमारा यहाँ से जो अर्धवृत्त का जो कुल परिमिति निकलेगी वो क्या होगा, पाई आर। तो हमको पहले से मालूम था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पाई आर हो ही गया, मगर यहाँ पर आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का जो हमारा कुल परिमिति हुआ वो कितना हुआ, पाई आर प्लस में 2r हुआ। फिर से यहाँ से हम लिख लेते हैं कितना हुआ, पाई आर प्लस में 2r हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा, दोनों में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, चार। देखिए इसमें जो यहाँ पे आर है वो दोनों में है, तो यहाँ पर हम आर को यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। तो आर को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, पाई बचेगा, और यहाँ पर प्लस में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, और यहाँ पर आर मतलब हुआ रेडियस, और रेडियस को हम इंग्लिश में हिंदी में रेडियस को हम हिंदी में बाबू त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आर के जगह पर हम कितना 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और यहाँ पर इंटू में कितना था, पाई प्लस में 2 था। तो बस हमारा इसका अब आ गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा हुआ है पाई प्लस 2 और इंटू में 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो कि हम अभी निकाल के लाएँ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं, 13 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बराबर है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि जो प्रकृति संख्याओं का योग बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए प्रकृति संख्याओं का n जो हमारा फार्मूला होता है, प्रकृति संख्याओं का योग बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो n × n + 1 और बाई में 2 होता है। इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। प्रकृति संख्याओं का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, n × n + 1 बाई में 2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 14 नंबर। इसमें पूछा गया है कि 1 + tan² थीटा बराबर भाट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहले आप ये समझिए कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, sec² थीटा फार्मूला हमारा होता है, माइनस में यहाँ पे होता है tan² थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे sec² थीटा इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो माइनस tan² थीटा था इसको हम बराबर के उस साइड अगर जो भेज देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस tan² थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो आपसे पूछा गया कि 1 + tan² थीटा इक्वल टू भाट, तो 1 + tan² थीटा बराबर हमको क्या है, sec² थीटा है। तो हमारे यहाँ पर sec² थीटा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला और आपको हम बता देते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ललन टॉप फार्मूला है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, sin² थीटा प्लस में जो होता है cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं, ये फार्मूला जो होता है ये होता है cosec² थीटा माइनस में होता है cot² थीटा। ठीक है, cosec² थीटा माइनस में cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको आपको याद करना है कि sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। अब देखिए एक और बताएं आपकी यहाँ पर कि cosec² थीटा और माइनस में क्या होता है, cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये दोनों आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले क्या बताएं कि sec² थीटा माइनस में tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तीनों का आपको याद कर लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बिंदु 4, -5 की मूल बिंदु से होगी। ठीक है, की दूरी जो होगी मूल बिंदु से होगी। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले कि एक बिंदु आपको दे दिया जाए, ठीक है, और की दूरी मूल बिंदु से पूछा जाए, तो आंख बंद करके एक फार्मूला लगाइएगा, x² प्लस में y² का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए x जो हमारा इसमें जो 4 है ये हमारा x है, और -5 जो है हमारा y है। ठीक है, तो x यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का 4 लिख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर लिखा हुआ है। और देखिए प्लस y हमारा कितना है, -5 है, तो यहाँ पे -5 का यहाँ पर स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे, और यहाँ पर अंडर रूट जिस तरह से उसी तरह से हम चढ़ा दिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और देखिए -5 का स्क्वायर हो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 25 होगा। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट जिस तरह से लिख दिए। देखिए आपको साइड में बताते हैं कि जिससे -5 का यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर मतलब क्या कि हम 2 बार -5 गुना करेंगे, तो -5 गुना कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
अब 5 बजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको 25 आएगा। ठीक है, तो उसी के चलते हैं यहाँ पर -5 का स्क्वायर कितना लिखे हैं, 25। अब यहाँ से 16 25 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी कि √41 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। 16 नंबर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। देखिए इस प्रश्न को आपको यहाँ से देखिए कैसे बनाना है, एक समझ कर इसको आपको याद रखना है। देखिए पहले हम वृत्त एक बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा वृत्त है। ठीक है, अब प्रश्न को आप हमारे साथ पढ़िए। लिखा है कि बाह्य बिंदु से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा बाह्य बिंदु है। ठीक है, कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए बाह्य बिंदु से यहाँ से हम स्पर्श रेखा इस तरह से खींच लेते हैं, और एक और स्पर्श रेखा यहाँ से हम इस तरह से अच्छे तरीके से खींच लेते हैं। और कह रहा है कि ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो ये दोनों जो हमारा स्पर्श का की लंबाई जो होता है बाबू वो समान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और भी पूछता है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। देखिए अब देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया आपसे, लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B 40 डिग्री तथा कोण A 70 डिग्री हो, तो कोण C निकालें। देखिए इसको आपको किस तरह से सोल्व करना है। पहले हम यहाँ से एक चमचमाता हुआ आपके सामने त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि त्रिभुज है। अब इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा A है, यहाँ पर मान लेते हैं B है, और यहाँ पर मान लेते हैं C है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें कोण A कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। तो कोण A की जगह पर 70 डिग्री लिख देंगे, और कोण B कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है। तो कोण B की जगह पर हम 40 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ से कोण C कहा है कि निकालने हैं, तो कोण C यहाँ पे हम इसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस है, और यहाँ पर बराबर में कितना है, 180, तो यहाँ पे हम 180 लिख देते हैं। अब देखिए 70 प्लस के 40 की जगह कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यहाँ प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे कितना है, कोण C लिखा हुआ है। अब बराबर में यहाँ पे 180 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कोण C बराबर अगर जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180, और माइनस में इधर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कोण C बराबर निकालते हैं तो 180 माइनस 110 कीजिएगा तो कितना आएगा, 70, यानी कि कोण C बराबर हमको कितना निकल गया, 70 डिग्री। तो ऑप्शन में C जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, इसमें पूछा गया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये प्रश्न अभी आपको बताएं कि मान के लिए किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत खींची जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा बाबू, कि जब आपसे प्रश्न में पूछ देगा कि किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर। ठीक है, मगर देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए इस प्रश्न को आपको किस तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बराबर में लिख लेंगे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर हम यहाँ पर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर यहाँ से बचेगा जो हमारा क्या
बचेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आर पर स्क्वायर था, अगर जो स्क्वायर को यहाँ से हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो वर्गमूल में यहाँ इस बराबर की इस साइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, और आर बराबर यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आर बराबर को कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था कि 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास निकालना है। व्यास को इंग्लिश में हम डायमीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, डी बराबर फार्मूला हमारा होता है 2r, आर मतलब हुआ रेडियस, रेडियस को इंग्लिश में हम त्रिज्या, रेडियस को हम हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पर हम डी निकालना है, व्यास निकालना है यानी कि हमको डी निकालना है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और हमें यहाँ से आर कितना निकाल के लाएं, आर यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या हम कितना निकाल के लाएं 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम गुना में आर की जगह पे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ से डी निकालेंगे यानी कि व्यास निकालेंगे तो 8 दूनी के 16 सेंटीमीटर निकल गया, यानी कि हमको व्यास यहाँ से कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस से बराबर होगा। देखिए इस प्रश्न को आपको यहाँ से किस तरह से सोल्व करना है। लिखा यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉस से बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको a प्लस बी, क्या a प्लस बी इक्वल टू आपको यहाँ से 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर जो हम a बराबर निकालते हैं तो b को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या यहाँ पर माइनस बी हम आ जाएगा इस साइड में, यानी कि a बराबर 90 माइनस बी निकल गया। अब यहाँ से कॉस ए लिखा हुआ था, तो ए के जगह पर हम क्या निकाल के लाएं 90 माइनस बी, तो ए की जगह पर हम यहाँ से लिख देंगे 90 माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पर यहाँ पर केवल बी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर क्या आता है बी है, तो यहाँ पर हम केवल बी लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइन बी, क्योंकि यहाँ पर कॉस 90 माइनस बी बराबर क्या हुआ साइन बी हुआ। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये आपका होमवर्क में दिया जा रहा है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1,1, बी में लिखा है 0,0, और सी में लिखा है -1,1, यहाँ पे डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जमकर पढ़ाई करिएगा, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आज हमें जमकर पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।